शहर के सबसे पॉश इलाके में संगमरमर से बना एक आलीशान घर था, जिसकी दीवारों पर फूलों की बेलें चढ़ी थीं। उस घर की रूह थी 9 साल की फिजा। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी ने गहरे समंदर को उनमें कैद कर दिया हो। रंग रूप ऐसा जैसे कश्मीर के बागों में फूल खिला हो। उसके वालिद अनवर साहब शहर के नामी गिरामी बिजनेसमैन थे और वालिदा शमा परवीन एक ऐसी खातून थी जिनकी शराफत और खूबसूरती की मिसालें दी जाती थीं। फिजा उनकी दुनिया थी, उनकी कायनात थी। जब वो हंसती तो लगता जैसे घर के फानूस खुद ब खुद रोशन हो गए हों। अनवर साहब दुनिया के किसी भी कोने में हों, शाम को घर लौटते तो सबसे पहला तोहफा फिजा के लिए होता। शमा परवीन अपनी उंगलियों से फिजा के लंबे घने बालों में तेल लगाते हुए उसे परियों और शहजादों की कहानियां सुनाती। फिजा की जिंदगी किसी ख्वाब से कम ना थी। उसे कभी ये गुमा भी नहीं हुआ था कि ख्वाब टूट भी सकते हैं। एक रोज शहर से बाहर एक जरूरी काम के लिए अनवर साहब और शमा परवीन अपनी गाड़ी से निकले। फिजा अपनी नानी के घर थी। उसने जाते हुए अपनी अम्मी से लिपट कर कहा, अम्मी मेरे लिए वो शीशे वाली गुड़िया लाना। शमा परवीन ने उसके माथे को चूमकर वादा किया, मगर वो वादा कभी पूरा ना हो सका। शाम ढल रही थी जब फोन की घंटी ने फिजा की नानी के घर में एक अजीब सी खामोशी भर दी। हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को इस तरह रौंदा कि देखने वालों की रूह कांप गई। अनवर साहब और शमा परवीन ने एक साथ एक ही पल में इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। 9 साल की फिजा के लिए ये खबर एक ऐसा सदमा थी जिसे समझने की उसकी उम्र नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि उसके अम्मी अब्बू अब एक लंबे सफर पर चले गए हैं, जहां से कोई वापस नहीं आता। जिस आंगन में कुछ दिन पहले तक कहकहे गूंजते थे, वहां अब सिसकियों और फातिहा की आवाजें थीं। फिजा की जन्नत उजड़ चुकी थी। वालिदैन के इंतकाल के बाद रिश्तेदारों में ये बहस छिड़ी कि फिजा का क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। उसकी एक ही खाला थी, साफिया, जो शमा परवीन की बड़ी बहन थी। साफिया अपने शौहर और 2 बेटियों सना और हिना के साथ एक मामूली से घर में रहती थीं। उन्होंने बड़े तपाक से आंखों में झूठे आंसू भरकर कहा, ये मेरी बहन की निशानी है, इसे मैं पालूंगी, अपनी बेटियों से बढ़कर रखूंगी। साफिया खाला ने फिजा को पलकों पर बिठाए रखा, उसे नए कपड़े दिलवाए, उसके पसंदीदा खाने बनाए। सना और हिना भी उससे बड़ी मोहब्बत से पेश आती। फिजा को लगा कि शायद अल्लाह ने उससे एक माँ बाप छीने हैं तो दूसरी शक्ल में लौटा दिए हैं। वो धीरे धीरे अपने गम को भुलाने की कोशिश करने लगी। शुरू के कुछ महीने किसी ख्वाब जैसे थे, मगर ये महज एक धोखा था, एक तूफान से पहले की खामोशी। फिजा के खालू ने उसके वालिदैन के घर और बिजनेस पर कब्जा कर लिया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, साफिया खाला का असली चेहरा सामने आने लगा। उनके दिल में अपनी बहन की अमीरी को लेकर हमेशा एक हसद थी, और अब फिजा की शक्ल में वो हसद और भी गहरी हो गई थी। एक शाम जब फिजा स्कूल के लिए तैयार हो रही थी तो साफिया खाला ने उसके हाथ से बस्ता छीन कर कहा, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, अब घर के कामकाज सीख, कल को ससुराल जाएगी तो क्या किताबें पकाकर खिलाएगी। फिजा की दुनिया में अंधेरा छा गया। वो रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। उस दिन के बाद से उसका स्कूल हमेशा के लिए बंद हो गया। जहाँ कभी उसके हाथों में कलम और किताबें होती थीं, वहाँ अब झाड़ू और बर्तन थे। उसकी हमउम्र कजिन सना और हिना, जो पहले उससे दोस्ती का नाटक करती थीं, अब उसे अपनी खिदमतगार समझती थीं। वो स्कूल से आकर अपना बस्ता फिजा के मुंह पर फेंकती और हुक्म चलाती, फिजा मेरे जूते साफ कर, मेरे कपड़े इस्त्री कर। अगर फिजा से कोई काम जरा भी गलत हो जाता तो दोनों मिलकर उसे मारती और अपनी माँ से शिकायत करती। साफिया खाला भी फिजा को ही डांटती, नमक हराम कहेगी, मेरी बेटियों को सताती है, एहसान मान कि मैंने तुझे सर पर छत दी, वरना सड़कों पर भीख मांग रही होती। फिजा अक्सर रात के अंधेरे में स्टोर रूम में ठंडे फर्श पर लेटकर अपने वालिदैन को याद करके चुपके चुपके रोती। वो अल्लाह से पूछती, मेरा क्या कसूर था, आपने मुझसे मेरी जन्नत क्यों छीन ली। उसकी मासूम आंखें, जो कभी समंदर की तरह चमकती थीं,
अब गम के पानी से हर वक्त भरी रहती। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा। फिजा अब 9 साल की बच्ची नहीं बल्कि एक 17 साल की खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। जुल्म और सितम ने उसकी मासूमियत तो छीन ली थी, लेकिन उसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया था। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी जो देखने वाले के दिल में उतर जाती। एक दिन साफिया खाला ने उसे अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर फरेबी मुस्कान थी। फिजा, तेरे लिए एक रिश्ता आया है, बहुत अमीर घराना है, हमारा एक दूर का रिश्तेदार है असलम, बहुत बड़ा कारोबार है उसका। फिजा के दिल में एक पल को उम्मीद की किरण जागी, शायद उसकी जिंदगी अब बदल जाएगी। उसने पूछा, लड़का क्या है खाला? लड़का नहीं, आदमी है, उम्र थोड़ी ज्यादा है, यही कोई 40-45 साल का होगा, लेकिन बहुत नेक और शरीफ इंसान है, तुझे मलिका बनाकर रखेगा, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये सुनते ही फिजा के पैरों तले जमीन निकल गई। 40 साल? खाला, वो तो मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। साफिया खाला का चेहरा फौरन बदल गया। उन्होंने तंज करते हुए कहा, तो क्या कोई शहजादा आएगा तुझसे शादी करने? ना तू पढ़ी लिखी है, ना तेरे पास जहेज में देने के लिए कुछ है। शुक्र कर कि कोई तुझे अपना रहा है, वो आदमी अमीर है, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। चुपचाप हाँ कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिजा ने बहुत मिन्नतें की, बहुत रोई, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। उसे एक जानवर की तरह उस अधेड़ उम्र के असलम के सामने पेश कर दिया गया। उसने फिजा को देखा और सौदा हो गया। फिजा को ये मालूम भी ना था कि वो उसका शौहर नहीं बल्कि उसका खरीदार है। खाला ने फिजा के बदले उससे मोटी रकम वसूली थी। निकाह के दिन फिजा ऐसे रो रही थी जैसे उसका जनाजा उठ रहा हो। उसे लाल जोड़े में सजाया गया, लेकिन वो किसी बेवा से कम नहीं लग रही थी। साफिया खाला और उसकी बेटियों के चेहरे पर खुशी थी कि बला टली। शादी के बाद असलम उसे अपने आलीशान घर ले गया। बहुत बड़ा घर था। फिजा ने सोचा, चलो अब शायद परेशानियां खत्म हो गईं, अब मैं सुकून से रहूंगी, लेकिन उसकी ये खुशफहमी भी जल्द ही टूट गई। उस रात जब असलम कमरे में आया तो उसके साथ एक और औरत भी थी। वो औरत तकरीबन उसी की उम्र की थी और उसके चेहरे पर नफरत और गुरूर था। असलम ने बड़ी बेरुखी से कहा, फिजा, ये जरीना है, मेरी पहली बीवी और इस घर की मालकिन। तुम यहाँ दूसरी बीवी बनकर रहोगी। फिजा पर जैसे आसमान टूट पड़ा। पहली बीवी? ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जरीना ने नफरत से उसे देखा और कहा, तुझे बताते भी क्यों, तेरी औकात ही क्या है? तू बस एक बच्चा पैदा करने की मशीन है जो हम खरीद कर लाए हैं। फिजा ने सवालिया नजरों से असलम की तरफ देखा। असलम ने नजरें चुराते हुए कहा, वो जरीना माँ नहीं बन सकती, हमें एक वारिस चाहिए, एक औलाद। मैं आज भी सिर्फ जरीना से ही मोहब्बत करता हूँ। तुमसे शादी सिर्फ एक बच्चे की खातिर की है। जैसे ही तुम हमें बच्चा दे दोगी, तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। उस रात फिजा को एहसास हुआ कि वो एक कैद से निकलकर दूसरे कैद खाने में आ गई थी। ये कैद खाना पहले से भी ज्यादा खौफनाक था। अगले कुछ साल फिजा की जिंदगी के सबसे तकलीफदेह साल थे। जरीना उस पर ऐसे जुल्म करती कि रूह कांप जाए। वो उसे अपनी सौतन नहीं बल्कि अपनी नौकरानी समझती। फिजा सारे दिन घर के काम करती और जरीना हर बात पर उसे ताने देती, जलील करती। तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया भी है या नहीं? ओहो, मैं तो भूल ही गई, वो तो बचपन में ही मर गए थे। असलम अपनी बीवी के आगे कुछ नहीं बोलता, वो बस एक खामोश तमाशाई बना रहता। 1 साल बाद फिजा की गोद में एक चांद सा बेटा आया। उसने उसका नाम बिलाल रखा। बेटे को देखकर फिजा अपने सारे गम भूल गई। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी में कोई है जिसे वो अपना कह सकती है, मगर उसकी ये खुशी भी चंद लम्हों की थी। जरीना ने पैदा होते ही बिलाल को फिजा की गोद से छीन लिया। ये मेरा बेटा है, तुम्हारा नहीं। आज से इसकी माँ मैं हूँ, तुम इससे दूर रहोगी। फिजा पागलों की तरह चीखी, नहीं, ये मेरा बेटा है, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। लेकिन जरीना ने मुलाजिमों को बुलाकर फिजा को एक छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में बंद करवा दिया। वो अपने बेटे की एक झलक के लिए तरसती रहती। कभी कभी जब घर में कोई नहीं होता तो वो छिपकर बिलाल के कमरे में जाती और सोते हुए उसके माथे को चूम लेती। अगर जरीना देख लेती
तो उस दिन फिजा पर कयामत टूट पड़ती। उस घर में फिजा पर कितने भी जुल्म होते, लेकिन जब वो अपने बेटे का चेहरा देखती तो सब कुछ भूल जाती। 3 साल बाद फिजा की एक बेटी पैदा हुई। उसने उसका नाम हीरा रखा। जरीना ने हीरा को भी उससे छीन लिया। फिजा का दिल अब पत्थर हो चुका था। वो उसी घर में रहती थी, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह। वो अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखती, लेकिन उन्हें गले नहीं लगा सकती थी, उनसे बात नहीं कर सकती थी। बिलाल और हीरा जरीना को अम्मी और फिजा को आया कहते थे। ये जुल्म की इंतहा थी। एक माँ अपने ही बच्चों के लिए नौकरानी बन गई थी। बिलाल 6 साल का और हीरा 3 साल की हो गई। फिजा बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। बच्चे भी उसको पसंद करते थे। वो जरीना से ज्यादा फिजा के साथ वक्त गुजारते। जरीना को ये फिक्र सताने लगी कि कहीं फिजा बच्चों पर सच्चाई जाहिर ना कर दे, कहीं वो अपनी मोहब्बत से बच्चों को उससे छीन ना ले। फिर एक दिन जरीना ने फिजा को बुलाया और कहा, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं और ना ही बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। तुम इस घर से दफा हो जाओ। बच्चों पर तुम्हारा कोई हक नहीं। फिजा को समझ नहीं आया, वो ऐसा कैसे कह सकती है। फिजा ने उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाया, नहीं जरीना, मुझ पर रहम करो, मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करो। मैं यहीं नौकरानी बनकर रह लूंगी, बस मुझे उन्हें देखते रहने दो। जरीना के चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी। निकल जाओ यहाँ से, जरीना ने चिल्लाकर मुलाजिमों को बुलाया। उन्होंने फिजा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर फेंक दिया। दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया। सड़क पर खड़ी फिजा को अपने पीछे अपने बच्चों के रोने की हल्की सी आवाज आई, जो शायद उसे जाते हुए देख रहे थे, लेकिन वो आवाज भी जल्द ही उस बड़े दरवाजे के पीछे गुम हो गई। सड़कों पर भटकने के बाद फिजा को एक अमीर घर में नौकरी मिली, मिस्टर एंड मिसेस खान। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। फिजा का काम उन बच्चों की देखभाल करना था। फिजा ने उन बच्चों में अपने बिलाल और हीरा को देखना शुरू कर दिया। वो उन पर अपनी सारी ममता लुटा देती। वो उन्हें कहानियां सुनाती, उनके साथ खेलती, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती। मिसेस खान, जिनका नाम आयशा था, फिजा के काम से बहुत खुश थीं। वो एक नेक दिल औरत थीं और फिजा का बहुत ख्याल रखती थीं। उन्होंने कभी भी फिजा के साथ नौकरों वाला बर्ताव नहीं किया। फिजा को लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी में सुकून आ गया है। उसने सोचा कि वो अपनी बाकी की जिंदगी इन्हीं बच्चों की देखभाल करते हुए गुजार देगी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। फिजा की जिंदगी अब बहुत बेहतर हो गई थी, लेकिन किस्मत को शायद ये भी मंजूर नहीं था। अक्सर फिजा को महसूस होता कि मिस्टर खान यानी नासिर उसे अजीब नजरों से देखते हैं। जब भी आयशा घर में नहीं होती, वो फिजा के करीब आने की कोशिश करते। फिजा उनसे डरने लगी। वो हर वक्त खुद को बचाने की कोशिश करती रहती। वो उस घर को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो उनकी हरकतों को नजरअंदाज करती रहती। दूसरी वजह यह भी थी कि उसको बच्चों से मोहब्बत हो गई थी। उन बच्चों ने फिजा की जिंदगी में बिलाल और हीरा की कमी को पूरा कर दिया था। एक दिन आयशा ने भी ये बात भांप ली, लेकिन अपने शौहर पर गुस्सा करने की बजाय उनके दिल में फिजा के लिए शक और हसद पैदा हो गई। उन्हें लगा कि फिजा उनके शौहर को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा रही है। उनका बर्ताव फिजा के साथ बदलने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर उसे डांटने लगी। फिजा एक और तूफान में घिर चुकी थी। वो बेबस थी, किससे शिकायत करती। एक दिन आयशा अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके गई थी। घर में फिजा और नासिर अकेले थे। नासिर ने मुलाजिमों को छुट्टी दे दी। उस रात वो अपने मंसूबे को अंजाम देने वाला था। वो रात फिजा की जिंदगी की सबसे काली रात थी। नासिर ने मौके का फायदा उठाकर जबरदस्ती फिजा की अजमत पर दाग लगा दिया। वो उस दरिंदे की वहशियत का शिकार हो गई। फिजा चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस घर में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसी वक्त आयशा घर वापस आ गईं। उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। फिजा रोते हुए उनके कदमों में गिर गई और उन्हें सारी हकीकत बता दी। मैडम, खुदा के लिए मेरा यकीन करें, साहब ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। लेकिन आयशा की आंखों में यकीन नहीं बल्कि नफरत थी। उन्होंने फिजा को बालों से पकड़कर उठाया और एक जोरदार थप्पड़ मारा। बेशर्म औरत, मुझे तो पहले ही शक था कि तेरी नजर मेरे शौहर पर है।
तू उन्हें मुझसे छीनना चाहती है? आज तूने अपना असली रंग दिखा ही दिया। निकल जा मेरे घर से अभी इसी वक्त। फिजा पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। उसकी रूह तक जख्मी हो चुकी थी। जिस औरत को वो अपनी हमदर्द समझती थी, उसी ने उसको एक झटके में बेआबरू करके घर से निकाल दिया। लुट पिट कर बेआबरू होकर फिजा उस राह पर चली जा रही थी जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। वो शहर के आखिरी छोर पर समंदर के किनारे पहुंच गई। सूरज डूब रहा था। आसमान पर खून की तरह लाली छाई हुई थी। वो साहिल पर मौजूद एक ऊंची चट्टान पर जाकर बैठ गई। नीचे दूर तक फैला हुआ गहरा शोर मचाता हुआ समंदर था। लहरें आ रही थीं और चट्टानों से टकराकर वापस जा रही थीं। एक ना खत्म होने वाला सिलसिला। फिजा ने समंदर की तरफ देखा और सोचा, मेरी जिंदगी के गम भी तो इसी समंदर की तरह हैं, गहरे, लामहदूद, जिनका कोई किनारा नहीं, कोई हद नहीं, जो कभी खत्म नहीं होंगे। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह घूम गई। अपने वालिद का प्यार भरा चेहरा, खाला का जुल्म, असलम की बेरुखी, जरीना के ताने, अपने बच्चों के मासूम चेहरे और आखिर में नासिर की हैवानियत और आयशा का इल्ज़ाम। उसने सोचा, काश मैं भी अपने अम्मी अब्बू के साथ उसी हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चली जाती तो आज ये सब देखने के लिए जिंदा ना होती। उसकी समंदर जैसी आंखों से आखिरी बार आंसू बहे। उसे लगा जैसे समंदर उसे अपनी जाने बुला रहा है, अपनी गहराइयों में समा लेने के लिए, सारे गमों से निजात दिलाने के लिए। उसने एक आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने वालिदैन को पुकार रही हो, अम्मी अब्बू मैं आ रही हूँ। और ये सोचकर उसने उस ऊंची चट्टान से समंदर की बेकरार लहरों में छलांग लगा दी। एक पल के लिए पानी का एक बड़ा सा छींटा उठा और फिर सब कुछ पहले की तरह खामोश हो गया। समंदर अब भी उसी तरह शोर मचा रहा था। लहरें आज भी चट्टानों से टकरा रही थीं, लेकिन आज वो अपने अंदर एक राज, एक और दर्द भरी कहानी दफन कर चुका था। उसके दर्दों का रिश्ता मौत से था, जो आकर उन्हें अपने साथ ले गई। आखिर फिजा को अपनी परेशानियों से हमेशा के लिए निजात मिल गई। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।